हेलो एवरीवन। तो आज हम मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था दैट वाज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो उसका हम लोग रियल लाइफ एप्लीकेशन सीखेंगे इस चैप्टर में। जैसे कि विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट क्या हम किसी भी ट्री की या बिल्डिंग की हाइट को मेजर कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल कोई रिवर है तो उसकी विड्थ को कैलकुलेट किया जा सकता है क्या। तो ये सभी रियल लाइफ पे बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और लाइन ऑफ साइट क्या होती है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड देन मेनली हम लोग इस चैप्टर में प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक से एकदम स्टैंडर्ड लेवल के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। और मेनली एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी पे फोकस करेंगे कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे अप्रोच करेंगे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सीबीएसई में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको भी इस वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, एक ट्री है और ये हमारा छोटू है एंड ही इज थिंकिंग कि यार हाउ टॉल इज द ट्री। तो इसके पास दो रास्ते हैं, एक तो वो पेड़ पर चढ़ जाए और वहाँ पे मेजरिंग टेप वहाँ से थ्रो करे और हाइट को मेजर कर ले। बट यार इट इज नॉट सो इजी टू मेजर दैट, क्योंकि एक तो सबसे पहले वो एकदम टॉप पर पहुंच नहीं पाएगा, वहाँ पे लीव्स रहती हैं, वहाँ पे चढ़ना इतना आसान नहीं होता। एंड देन उसके बाद वो वहाँ से थ्रो भी करेगा तो टेप एकदम स्ट्रेट लाइन दैट इज परपेंडिकुलरली वो उस पे फॉल कर रही है ग्राउंड पे या नहीं, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। दूसरा तरीका है कि वो स्मार्टली ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसकी हाइट को मेजर करे बिना ही क्लाइंब किए ट्री पर। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग की हाइट मेज़र करना है विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द हाइट, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस बिल्डिंग की हाइट को? हाँ, हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस चैप्टर में हम इन्हीं तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं इनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लाइक यहाँ पे ये वॉच टावर पे छोटू खड़ा है और वहाँ पे समुद्र में एक नाव जा रही है, तो वो ही इज नाउ थिंकिंग कि क्या हम ये पता कर सकते हैं कि शिप कितनी दूरी पर है इस वॉच टावर से। या बहुत सारे लाइक ये छोटू यहाँ पे खड़ा है, नाउ ही इज सीइंग द रिवर एंड ही इज थिंकिंग क्या हम विड्थ ऑफ रिवर को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी जितने भी रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या हम माउंटेन की हाइट को मेजर कर सकते हैं, राइट? तो इन सभी वर्ड प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, पर उससे भी पहले एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। ये हमने सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, जिससे हमने बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, राइट? ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, जो कि इस क्वेश्चन में इस चैप्टर के जो सारे क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से आनी चाहिए। तो एक बार मैं क्विकली आपको ये समराइज़ कर दे रहा हूँ कि हमने क्या-क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ठीक? ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। ये भी ट्रिक भी हमने डिस्कस की थी कि आप कैसे याद रख सकते हो इनको। एंड देन फर्दर उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, जहाँ पे जो कि कहता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है जिसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उसका स्क्वायर जो होता है जो बाकी की दो बची साइड है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। दैट इज बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, या इसी को हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देन उसके बाद लास्ट में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स हमने डिस्कस किया था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर क्वेश्चंस में हमारे इस चैप्टर में यूज आने वाला है। तो वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम्स के थ्रू ये डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इस चैप्टर के जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चंस के थ्रू स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि थीटा की वैल्यू 30 गिवन है एंड BC की वैल्यू जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, राइट? तो हमें लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स को कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक भी एंगल हमें गिवन है और एक साइड गिवन है, तो उस ट्रायंगल की हम सारी साइड की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, और सारे एंगल्स को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज राइट ट्रायंगल है तो एक एंगल तो हमें पता ही है 90 है। अगर एक एंगल गिवन है तो दूसरा एंगल भी हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 60 डिग्री होगा, यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नाउ अदर साइड्स लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें AC की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो AC की लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे?
हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए देख रहे हैं, तो उसके सामने वाली साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी जो कि लॉन्गेस्ट साइड है। नाउ अब हम एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचेंगे जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता है, दैट इज साइन थीटा, राइट। तो साइन 30 हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू याद रखनी है। परपेंडिकुलर हमारे पास है 5, हाइपोटेन्यूज हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इंटू 1 h हो जाएगा और 5 इंटू 10 दैट इज वी आर गोइंग टू गेट द हाइपोटेन्यूज एट सेंटीमीटर। अगर वहीं मुझे ए बी कैलकुलेट करना है तो ए बी हमारा बेस है। अब एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचेंगे जो कि परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट कर ले। तो हमारे पास है tan 30, tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर 5 है और बेस हमें कैलकुलेट करना है, तो वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बेस की वैल्यू आ गई है 5√3 सेंटीमीटर। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या रहा इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का, कि बस हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर एक भी एंगल मुझे पता है या एक भी साइड हमें पता है, तो हम उस ट्रायंगल के सारे एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और सारी साइड लेंथ को भी हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे जब हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े उस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त, कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले लाइन ऑफ साइट को डिस्कस करते हैं। लाइन ऑफ साइट क्या है? इट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट व्यू। कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो उसमें से क्या होता है, हमें कोई ऑब्जेक्ट कब दिखता है, उस ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज निकल कर आती हैं और हमारी आंखों में पड़ती है तो रेटिना पे इमेज बनती है और वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। तो वही जो लाइन ज्वाइनिंग द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। तो यहाँ पे ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। अब बात करते हैं लाइन ऑफ साइट, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ऊपर ही हो, नीचे भी हो सकता है। मान लो कोई भी ये एक बॉल है जो कि ग्राउंड पर रखी हुई है, तो जब ये जो छोटा सा लड़का है वो इस बॉल को देखेगा, इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, सो वहां से लाइन ऑफ लाइट रेज आएंगी इस ऑब्जेक्ट से और उसकी आंखों तक जाएंगी, दैट इज द लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अब हम अगली टर्म को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ जो अब अगली टर्म है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अब देखेंगे कि हर क्वेश्चन में इसका यूज आएगा या एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन होगा। तो ये बहुत अच्छे से हमें क्लियर होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल। हमने लाइन ऑफ साइट, हमें पता चल गया लाइन ऑफ साइट किसे बोलते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो लाइन ज्वाइनिंग दिस ऑब्जेक्ट विद द आई, उसे हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है इस लाइन ऑफ साइट का हॉरिजेंटल के साथ जितना भी एंगल बनता है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो इस लाइन ऑफ साइट का हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो भी एंगल होगा उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। और एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब हम किसी भी एलिवेटेड ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, कोई भी हाइटेड ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो कि हमसे किसी ऊंची हाइट पर है। या आप इसको बोल सकते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर से अबव है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जर्वर से अबव है, तब हम एंगल ऑफ एलिवेशन टर्म का यूज करेंगे। वहीं जब हमारा ऑब्जेक्ट नीचे है तब हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन की टर्म को देखना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल। सेम जो फॉर्मूला, जो डिफिनेशन हमने लाइन ऑफ साइट में देखी थी वही एंगल ऑफ एलिवेशन में देखी थी, वही यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी रहेगी। द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द आई ऑफ द ऑब्जर्वर विद द ऑब्जेक्ट। और इसका एंगल हॉरिजेंटल के साथ जो भी एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। बस एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर से नीचे है, तब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड यूज करते हैं, राइट। तो ये हमारा जो थीटा है दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मेनली डायरेक्ट यूज नहीं आता। हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को थीटा कैलकुलेट करेंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। हमें पता है ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, तो ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है। नाउ
जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम विदाउट एक्चुअली मेजरिंग किसी भी पेड़ की लेंथ को मेजर करने जा रहे हैं, तो कैसे मेजर करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले ये सोचता है कि यार किसी भी ट्रायंगल को अगर मुझे सॉल्व करना है, मतलब किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमें एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जांपल उसने एक ऐसा राइट ट्रायंगल बनाया, कुछ ऐसा, राइट। तो हमें पता है, जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस किया था, कि अगर इस ट्रायंगल का मैं कोई भी एंगल कैलकुलेट कर लेता हूँ और कोई भी एक साइड कैलकुलेट करता हूँ अगर हमें पता है, तो हम कोई भी रिमेनिंग साइड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ट्रायंगल जो है, उसका जो भी हमारे यहाँ पर पास पेड़ है, उसका जो भी हम ट्रायंगल फॉर्म कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा फॉर्म कर पा रहे हैं जिसमें हमें ये हाइट को मेजर करना है। तो ये हाइट अगर मुझे डायरेक्टली मेजर करनी है, तो हम कैसे करेंगे? हम इसको ना मेजर करके हम ये वाली लेंथ बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे है। पेड़ के पास से एक टेप लगाएंगे और यहाँ तक, जहाँ तक छोटू खड़ा है वहां तक उसकी डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आ गई कुछ भी 20 मीटर, राइट। ये थीटा अगर मुझे पता चल जाए किसी भी राइट ट्रायंगल में, और एक साइड लेंथ पता चल जाए, आप कोई भी लेंथ को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरा बस अब काम ये रह गया है कि यार ये वाला एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए मेनली हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज थियोडोलाइट। उस थियोडोलाइट की हेल्प से आपको वो एंगल बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। एग्जाम में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा। पर एक हम लाइक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मैं आपको एक्चुअली में दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वो एंगल कैलकुलेट किया जाता है। तो ये छोटू जाता है इंजीनियर के पास, बिकॉज इंजीनियर्स वो थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में इसका काफ़ी यूज़ आता है, और मैं एक सिविल इंजीनियर भी था, तो मैंने इसका लाइक रियल लाइफ में उसको यूज़ भी किया है, कैसे एंगल कैलकुलेट किया जाता है। तो वो देखते हैं। तो ये इंजीनियर के पास जाता है, उनसे हेल्प मांगता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो एंगल ऑफ एलिवेशन को कैलकुलेट करने में। तो वो बोलते हैं हाँ। तो वो उनमें से एक इंजीनियर को लेकर आता है यहाँ पे, राइट। और वो किसी भी एक टॉप, जो ट्री है, ट्री के टॉप पे एक पॉइंट को मार्क करते हैं, और उस पे इस थियोडोलाइट को एलिवेट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। और उस पॉइंट का ये एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट कर देते हैं। ये लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजेंटल के साथ जो भी एंगल बनेगा उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और इन्होंने कैलकुलेट किया, उन्होंने बोल दिया इस मशीन में देखकर कि 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है उस टॉप का, राइट। और इसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। अब हमारे पास एक डायग्राम कुछ ऐसा बन गया है, जहाँ पे मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन तो पता चल चुका है, बट अब छोटू के दिमाग में आ रहा है कि यार ठीक है, ये हमारे पास ये एंगल ऑफ एलिवेशन तो आ गया, अब मुझे एक साइड लेंथ चाहिए। तो सबसे आसानी से जो साइड को कैलकुलेट किया जा सकता है वो ये वाली साइड है, कि यहाँ पे वो टेप लगाएगा इस पेड़ के पास से और यहाँ तक की लेंथ को कैलकुलेट कर लेगा। तो वो क्या सोचता है कि हाँ, एक मुझे टेप की रिक्वायरमेंट है, वो टेप लेकर आता है उस पेड़ के उस पॉइंट से यहाँ तक, जहाँ तक वो खड़ा है, जहाँ से हमने एंगल मेजर किया था वहां तक की लेंथ को वो कैलकुलेट करता है, और देखता है कि वो 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर के आसपास आ रही है। तो अब वो एक ट्रायंगल को बनाता है, जहाँ पे उसने बेस कैलकुलेट कर लिया है 20 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन उसने कैलकुलेट कर लिया है 45 डिग्री। नाउ अब कुछ कोई भी लेंथ को वो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री कैलकुलेट करनी है हमें, तो ये तो अब हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 45 डिग्री के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, ये हमारी साइड बेस हो जाएगी। अब एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम ढूंढेंगे जो कि पी और बी को रिलेट करे, बिकॉज बी हमें नोन है, पी हमें फाइंड करना है। तो tan थीटा हम लगाएंगे, यहाँ पे tan 45 डिग्री लगाएंगे। फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का। tan 45 एक्चुअल में 1 होता है, परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे फाइंड करना है, बेस हमारा है 20। तो परपेंडिकुलर की भी वैल्यू हमारे पास 20 मीटर आ जाएगी। इसका मतलब परपेंडिकुलर था जो, वो हमारा हाइट ऑफ ट्री था, तो हाइट ऑफ ट्री भी यहाँ पे कितनी है, 20 मीटर है। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये माउंटेनर्स हैं कुछ, जो कि इस माउंटेन पे चढ़ रहे हैं। तो इनके पास एक रस्सी है, उसकी लेंथ इन्हें पता है एक्चुअल में कि ये जो लेंथ ऑफ रोप है वो है 250 √2 मीटर। नाउ छोटू जो है, ही वांट्स टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ माउंटेन, और यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप पॉइंट है, उस टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ गिवन है, दैट इज 45 डिग्री। तो इसका मतलब
अगर हम एक राइट ट्रायंगल बनाए तो कुछ ऐसा राइट ट्रायंगल हमें दिख रहा होगा, राइट। तो ये वाली साइड हमारे लिए हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, हमें हाइट कैलकुलेट करना है, ये वाली लेंथ। तो इस 45 डिग्री के लिए ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी। नाउ एक हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचेंगे जो परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ रिलेट करे, दैट इज साइन 45। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 45 की वैल्यू हमें याद रखनी है, जैसा कि हमने पहले भी आपको टेबल जब स्टार्टिंग में दिखाया था, तो हमें वो मैंने बोला था ये आपको याद होनी ही चाहिए। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 250 रूट टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 250 रूट टू को ऊपर ले जाएंगे, 250 रूट टू अपॉन रूट टू, इसकी वैल्यू पी के बराबर आ जाएगी। इस रूट टू को हम नहीं ले गए, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 250 मीटर। तो हाइट ऑफ माउंटेन क्या है, 250 मीटर होगी, अगर जो लेंथ ऑफ रूट हमारा है 250 रूट टू मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री का। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाइट ऑफ टावर है वो हमें पता है, दैट इज 15 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है इस बार, जो कि मेरी शिप है, वो इस समय ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर की आई से नीचे है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा। पर जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का डायरेक्ट यूज नहीं आता, उस एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम अल्टरनेट एंगल्स के थ्रू, नीचे वाला एंगल दैट इज, आप उसे एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोल सकते हो, उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, कर लेंगे कि ये 30 है तो हमारा ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ट्रिएंगल तो हमारा यही बन रहा है। तो हमें एक्चुअली में जो एंगल चाहिए वो उस ट्रिएंगल के अंदर चाहिए, ये वाले का काम डायरेक्ट नहीं आता। तो अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली ये दोनों एंगल्स हमारे सेम होंगे बाय एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल्स से, थ्योरम से। नाउ ये भी 30 हो गया। अब हम इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे, राइट। इस ट्रायंगल में इस 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हमारे लिए परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगी, एंड इट इज गिवन एज 15 मीटर। सो पी की वैल्यू 15 है। हमसे पूछा गया है हाउ मीन्स हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर किसे बोलते हैं, टावर के फुट को, फीट को। ये एक तो टॉप है या हेड ऑफ द टावर है, ये फुट ऑफ द टावर है। तो फुट ऑफ द टावर से हमें शिप तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। और इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक्चुअल में हमें इस ट्रायंगल का बेस फाइंड करना है। हमें परपेंडिकुलर पता है 15 मीटर, हमें बेस कैलकुलेट करना है। तो हम एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचेंगे जो कि परपेंडिकुलर को बेस से रिलेट करेगा, एंड दैट इज tan थीटा। और एंगल यहाँ पे थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो हम लिख देंगे tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू है 1/√3। परपेंडिकुलर हमें गिवन है 15 मीटर और हमें बेस हमसे पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारी बेस की वैल्यू आ जाएगी, बेस विल बी इक्वल टू 15√3 मीटर, राइट। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है तो आप उसको पुट करके एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है जिसकी कुछ हाइट है 1.5 मीटर। नाउ जो यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है टॉप ऑफ द टावर या टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो उसकी आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन डेफिनेटली लिखेगा। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे, या जो एंगल बनने वाला है वो इस आंख से बनने वाला है, या ये इस आंख के लेवल पे हॉरिजेंटल होगा, वहां से बनने वाला है। तो जब हमारी हाइट आएगी इस राइट ट्रायंगल में, वो एक्चुअल में ये लेंथ आएगी, दैट इज BC। पर जो टोटल हाइट ऑफ टावर होने वाली है वो तो होगी CD। तो जब हमें CD कैलकुलेट करना होगा, दैट इज द एक्चुअल हाइट ऑफ द टावर, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, BC प्लस BD। और ये BD लेंथ क्या होगी, BD लेंथ विल बी एक्चुअली इक्वल टू द हाइट ऑफ द गिवन ऑब्जर्वर। तो वो 1.5 है, तो यहाँ भी 1.5 ही होगा, ये लेंथ भी 1.5 ही होगा। तो उसमें हम लोग BD की वैल्यू को 1.5 पुट कर देंगे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे BC कैलकुलेट करना है, राइट। नाउ इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये हमारा 45 डिग्री है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये जो हमें कैलकुलेट करना है, हमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, ये परपेंडिकुलर है। और ये नीचे वाली साइड जो कि बेस है, दैट इज 28.5, ये तो ग्राउंड से गिवन है, बट ये पैरेलली ये भी 28.5 ही होगा। नाउ एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब हम सोचेंगे जिसमें हमारा परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन हो कोई, तो वो tan थीटा होता है। तो हम यहाँ पे tan 45 डिग्री लगाएंगे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 1 होता है, परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है, बेस है हमारा 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 28.5 मीटर।
और यहाँ पे सिंपली हम BC की जगह, बिकॉज BC ही हमारा P है, परपेंडिकुलर है, उसकी जगह हम 28.5 रख देंगे, और BD जो है वो हमारा है 1.5 मीटर। ऑन एडिंग बोथ ऑफ देम वी विल गेट द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग CD इज 30 मीटर। एक बात आप और ध्यान रख सकते हो कि अगर एंगल हमारा 45 डिग्री होता है तो वो बहुत ही मतलब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, क्योंकि जब किसी भी राइट ट्रायंगल में एक एंगल 45 है तो दूसरा भी 45 होगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज जो तीनों एंगल्स का सम क्या होता है हमारा 180 होता है किसी भी ट्रायंगल में। एक 45 है, एक 90 है, तो आप जब कैलकुलेट करोगे तीसरा भी 45 आएगा। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके दो एंगल्स 45 डिग्री है, तो ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें पता है कि साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो ये साइड इसके बराबर होगी, तो ये 28.5 है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि सिंस ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, सो हमारी BC लेंथ भी 28.5 ही होगी, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स जो एंगल के अपोजिट साइड्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। नाउ ये अगला क्वेश्चन है। ये छोटू यहाँ पे एक फ्लावर को देख रहा है जो कि जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 60 डिग्री है। आप और इस हाउस की हाइट हमें गिवन है 24 मीटर, जहाँ से वो छोटू ऑब्जर्व कर रहा है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द विड्थ ऑफ रिवर। तो विदाउट एक्चुअली एंटरिंग इनटू द रिवर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिवर की विड्थ क्या रही होगी। यही तो इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है। नहीं तो हमें रिवर में जाना पड़ता लाइक नाव से, या इस घर इस तरफ हमें बांधना पड़ता और फिर नाव पे बैठ के हमें इस नदी से इससे उस पार जाना पड़ता रस्सी लेकर या टेप लेकर, और फिर वहां तक हम मेजर कर पाते। बट ट्रिग्नोमेट्री से हम विदाउट एक्चुअली इंटरिंग इनटू द रिवर हम लोग इसकी विड्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। हमने बोला ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का डायरेक्टली यूज नहीं आता, हम लोग अल्टरनेट एंगल से यहाँ नीचे लिख लेंगे। ये 60 डिग्री आ गया है। अब इस 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी दैट इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर फॉर अस, राइट। ये वाली साइड हमारे लिए बेस हो जाएगी, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो तो हाइपोटेन्यूज होती है। हालांकि हाइपोटेन्यूज का भी मुझे कुछ काम नहीं है, हमें बेस कैलकुलेट करना है। तो हम एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचेंगे जो परपेंडिकुलर को बेस के साथ रिलेट करे, एंड दैट इज tan थीटा। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 है √3, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 24 मीटर, एंड बेस हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो बेस की वैल्यू आएगी हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 बेस ऊपर चला गया, √3 हमारा नीचे आ जाएगा, 24/√3। हम यूजुअली अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल आ रहा है तो हम उसको रेशनलाइज करके लिखते हैं। तो हमने ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे का √3 और √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, √3 × √3 का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 3 8 24। तो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है 8√3 मीटर की हमारी विड्थ होगी इस रिवर की, या ये रिवर कितनी वाइड है 8√3 मीटर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन, ये एक बॉय है जो कि एक पतंग उड़ा रहा है, उसके पास एक रस्सी है जिसकी लेंथ उसे एक्चुअल में पता है कि उसकी लेंथ क्या है, दैट इज 10√2 मीटर गिवन है। आपसे पूछा है कि इस पतंग की हाइट क्या है इस ग्राउंड से, मतलब आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले इस बॉय की हाइट है 1.2 मीटर, दैट इज ये वाली लेंथ हमें 1.2 मीटर गिवन है, तो हमारा ये भी 1.2 ही हो जाएगा। तो अगर किसी तरह से सिर्फ हम ये लेंथ को कैलकुलेट कर लिए तो इसको हम 1.2 में ऐड कर देंगे, हमें टोटल हाइट पता चल जाएगी कि जो हमारी पतंग है वो ग्राउंड से कितने ऊपर उड़ रही है, राइट। तो अगर हम इस ट्रायंगल पे बात करें, इस राइट ट्रायंगल पे फोकस करें, तो हमारा ये एंगल 45 डिग्री है। इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, राइट। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूज होता है, पता है राइट ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो अब हम एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचेंगे जो परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ रिलेट करे, एंड दैट फंक्शन इज साइन थीटा। साइन और थीटा हमारा यहाँ 45 है, और साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 45 होगा हमारा 1/√2, परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 10√2 मीटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से p की वैल्यू आएगी 10√2/√2, √2 से √2 कैंसल, तो यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास आने वाली है 10 मीटर।
एंड पी हमारा 10 मीटर है, बट दैट इज नॉट द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। पी तो यही है ना, सिर्फ इस ट्रिएंगल की परपेंडिकुलर लेंथ है जो कि यहाँ से यहाँ तक है। बट अगर हमें टोटल हाइट चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, तो हम P में 1.2 मीटर को ऐड कर देंगे। P हमारा 10 था, उसमें 1.2 ऐड करेंगे, तो जो टोटल लेंथ आएगी ग्राउंड से, दैट इज गोइंग टू बी 11.2 मीटर, एंड दैट इज एक्चुअली द हाइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग फ्रॉम द ग्राउंड। नाउ अब हम लोग रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है टॉप ऑफ द टावर को, तो टॉप ऑफ टावर और ये जो भी ऑब्जर्वर है या जो भी पॉइंट है ग्राउंड पे, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। एंड द ऑब्जर्वर इज हाउ मच मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। इस जो इसकी ये इसको हम फुट ऑफ द टावर बोलते हैं, और ये हमारा हेड या टॉप ऑफ द टावर है, राइट। तो फूट से 50 मीटर अवे पर ऑब्जर्वर खड़ा है, तो हम एक राइट ट्रायंगल हमें दिख रहा होगा, ये राइट ट्रायंगल है, राइट। इस राइट ट्रायंगल में एक एंगल 60 है, हमें हाइट ऑफ टावर पूछी है, इस 60 डिग्री के लिए हमारे लिए परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी, और यही परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है। तो हम एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचेंगे जो कि हमारा परपेंडिकुलर को बेस के साथ रिलेट करता हो, एंड दैट इज tan थीटा। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, हम वो लिख लेंगे। नाउ tan 60 की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 होता है √3, परपेंडिकुलर में फाइंड करना है, बेस हमारा गिवन है 50, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगी हमारी 50√3 मीटर। ये हमारी एक्चुअल लेंथ होगी इस टावर की। नाउ अभी हमें इसमें बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, हम लोग इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, या जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। और अभी ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, हम बहुत ही हाई लेवल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।